With an experience of 22 years in the domain of nephrology including specialization in renal transplant, hemodialysis, CAPD and all kidney-related ailments along with critical kidney patients with emergency management, Dr. D.K. Agarwal is one of the most eminent doctors in Delhi NCR. Hello everyone, I am Salim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India's first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and opinion really matters. Now today we will discuss about the last stage of kidney disease. This is a very important topic. और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर डी.के. अग्रवाल. वेलकम टू आवर शो सर. थैंक यू सर. इन द स्टेज ऑफ किडनीज लोग सुनते ही परेशान हो जाते हैं. क्या है ये, आखिर इससे कैसे बचाव के क्या तरीके हैं, लोग को कैसे लास्ट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज से बचाया जा सकता है? लास्ट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज का मतलब होता है कि किडनी का फंक्शन लगभग खत्म हो गया है. किडनी में फंक्शन जो होता है उसको उसकी यूनिट होती है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि राइट और लेफ्ट किडनी की तकरीबन एवरेज अगर लें तो 50-50-100 होती है, 80 to 120. तो जब ये घट के 15 से कम रह जाती है तो उसे CKD स्टेज 5 कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5. एंड इसका मतलब ये होता है कि अब समय आ गया है हम किसी एक चीज़ को चुनें, जैसे हीमोडायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और CAPD. तो जब ये समय आ जाए कि हमें एक चीज़ को चुनना है तब उसको एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं. मरीज दो तरह से प्रेजेंट करते हैं. एक तो कूल होते हैं, वही दिखाने आए डॉक्टर को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो डॉक्टर ने बताया नहीं अब टाइम आ गया है और आपका GFR 10 है, 8 है, आपको डायलिसिस पे जाइए, ट्रांसप्लांट पे जाइए. दूसरे होते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, सांस फूल रही है, पोटेशियम बढ़ गया, वो सिक होते हैं, तो उनको फिर तुरंत ही डॉक्टर डायलिसिस के लिए देते हैं. सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं सर. किडनी ट्रांसप्लांट आजकल बहुत सक्सेसफुल है. ये प्रक्रिया करीब 60-70 साल पहले शुरू हुई थी. एंड पहले हम लोग सेम ग्रुप के ट्रांसप्लांट करते थे, जैसे कि वो ग्रुप तो किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, बाकी जिसका जो पेशेंट का ग्रुप है उसी ग्रुप का दूसरा डोनर का ग्रुप होना चाहिए. फॉर एग्जांपल पेशेंट का ग्रुप अगर A है तो उसको तो A तो दे ही सकता है क्योंकि A ग्रुप है, और O भी दे सकता है. और जो प्लस माइनस होता है RH प्लस माइनस, वो बहुत मैटर नहीं करता, इसलिए RH प्लस माइनस को दे सकता है और RH माइनस प्लस को दे सकता है. बट आजकल काफ़ी एडवांसेस हो गए हैं मेडिसिन में, तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट भी संभव हो गए हैं. पिछले एक दशक से हम लोग कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं. उसमें नई टेक्निक यूज होती हैं, जैसे प्लाज्मा एक्सचेंज और रिटुक्सीमैब इंजेक्शन और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और उसके रिजल्ट्स भी कंपेरेबल हैं. उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो हम उसको सेकंड पोजीशन पर रखते हैं. अगर कोई डोनर नहीं ग्रुप मिल रहा है किसी फैमिली में तो दे कैन गो फॉर ABO, इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट. उसे इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट कहते हैं. सर, क्या डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बीच कोई अंतर है? क्या दोनों उपचार में से किस स्थिति में कौन सा उपचार अधिक प्रभावशाली होता है सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रीनल ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज बेटर. ट्रांसप्लांटेशन बेटर रहता है. उसके कारण है डायलिसिस एक तरह का फिल्ट्रेशन है. तो आपने एक तरफ गंदगी ज़्यादा है, एक तरफ कम है, तो वो बाहर आ गई, जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ. लेकिन ट्रांसप्लांट में किडनी ओरिजिनल की तरह काम करती है और कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डायलिसिस से नहीं निकलते. उनके मीडिएटर होते हैं जो डायलिसिस से नहीं निकलते और किडनी उन फंक्शंस को करती है, जैसे ब्लड बनाना, हड्डियों को मजबूत करना. अगर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो ये चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं. लेकिन इन डायलिसिस में खून बनाने की दवाई देनी पड़ती है, जैसे थ्रोपोइटिन वगैरह देने पड़ते हैं, आयरन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, और
क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट की बेटर होती है। बट ट्रांसप्लांट में भी इन्फेक्शन का और रिजेक्शन का डर रहता है, तो उसको मॉनिटरिंग से, ध्यान रखने से दूर किया जाता है। दवाई टाइम से खाते रहें, तो इससे किया जाता है। तो ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज बेटर। उसके लिए एक डोनर भी चाहिए। अगर जिनके पास डोनर नहीं है वो डायलिसिस पे ही जाते हैं, या जो बहुत जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, 1-1.5 साल है मान लीजिए, तो उनके लिए ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा नहीं है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जो ऑपरेशन को सह नहीं सकते, उनके लिए फिर डायलिसिस। सर एक और क्वेश्चन, क्या डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के उपचारों के बाद भी किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं? अगर हाँ तो उनके समस्याओं से कैसे निजात? डायलिसिस में एक समस्या तो सबसे बड़ी होती है, अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो एक्सिस की समस्या होती है। हीमोडायलिसिस के लिए एक एक्सिस बनानी होती है, जैसे एवी फिस्टुला, तो नसों को, आर्टरी को वेन में कंबाइन कर देते हैं और नसें प्रोमिनेंट हो जाती है, उसमें फ्लो आ जाता है। तो कई बार वो ब्लॉक होने लगती हैं, बार बार नीडल पंक्चर होने की वजह से, क्योंकि हर डायलिसिस में 2 नीडल पंक्चर करनी पड़ती हैं, एक आर्टरी की, एक वेन की। एक से ब्लड बाहर निकलता है, एक से ब्लड फिल्टर होकर अंदर जाता है। तो एक्सिस प्रॉब्लम काफ़ी आती है। एक ब्लॉक हो गई, दूसरी तीसरी ब्लॉक हो गई। कई मरीज तो ऐसे हैं जिनकी एक्सिस ही नहीं बचती है कोई। एक तो वो है। दूसरी चीज़ है कि खून बनाने की दवाएं लेना और आयरन वगैरह की जांचें कराते रहना। तीसरी, कुछ गंदगी ऐसी होती है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट की, जो कि नहीं निकल पाती है नॉर्मल डायलिसिस से। उसी के लिए आजकल नई विधि भी आ गई है, HDF, हीमोडायाफिल्ट्रेशन वाली, तो उससे भी डायलिसिस करते हैं। CAPD जो होती है, जो घर पे हो जाती है, पानी वाली डायलिसिस, जिसमें पेट में कैथेटर डाल देते हैं, उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है इंडिया में खासकर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस। और अगर हम गुर्दा बदलने का देखें तो अगर मरीज ध्यान रखता है, दवाई टाइम से खाता है, तो प्रॉब्लम कम आती हैं, लेकिन उसमें भी इन्फेक्शन और रिजेक्शंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर क्रिएटिन बढ़ रहा है या पेशाब कम हो रहा है या कोई तकलीफ, तुरंत डॉक्टर से मिलें। और अगर बुखार है या कोई इन्फेक्शन की संभावना लग रही है तो भी डॉक्टर से मिलें। तो उसमें वेट ना करें, अपना इलाज ना करें, तुरंत सलाह लें। सर किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बाद पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेसिकली, मतलब सही है? डायलिसिस के बाद खास करके ध्यान रखने वाली चीज़ें, एक तो डायलिसिस टाइम से कराएं, हफ्ते में 3 बार जरूरी होती है डायलिसिस, 4-4 घंटे की। दूसरा, उसमें प्रोटीन का लॉस होता है, गंदगी निकलती है तो अच्छी प्रोटीन भी निकल जाती है। तो प्रोटीन डाइट थोड़ी हैवी लेनी पड़ती है, जैसे पनीर है, दालें हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, चिकन है वगैरह है, फिश है, तो प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी होती है। पानी का सेवन कम करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी बढ़ता है उतना ही निकालना पड़ता है, उसमें हाइपोटेंशन वगैरह की समस्या हो जाती है। नमक कम खाना होता है और पोटेशियम वाली चीज़ें कम खानी होती हैं, क्योंकि पोटेशियम बढ़ जाता है। जबकि ट्रांसप्लांट में ऐसा कोई खास परहेज नहीं है, केवल अनहाइजीनिक कंडीशन नहीं खानी होती है, जैसे बाहर ढाबे गली का खाना नहीं खाना होता है, घर पर साफ सुथरा किचन का खाना बना के खाएं। और दूसरा, थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करते रहें, जितना शरीर दवाई दे, बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें, तो ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती रहती है। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और हमारे दर्शकों को मिल के उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।